हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का क्लास 9th में प्रवेश करने पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पार्ट 1 से इतिहास का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। और ये फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 है। और फ्रांसीसी क्रांति को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया और 3 पार्ट्स में ये पहला पार्ट है। और ये कंप्लीट वीडियो जो है न्यू सिलेबस 2024 और 25 के आधार पर तैयार की गई। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, सोशल साइंस हम आपको जो है पढ़ाने वाले बिल्कुल नोट्स के साथ। और इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला चैप्टर जो है फ्रांसीसी क्रांति कवर करते हैं। चलिए तो बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में होती है। और ये पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद की पहली लड़ाई थी, यानी राष्ट्रवाद के ऊपर ये पहली अभिव्यक्ति थी। इसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है, क्योंकि इससे पहले पूरा जो यूरोप था वो अलग अलग भागों में विभाजित था। और वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का शासन हुआ करता था। किसका? निरंकुश राजतंत्र का। निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा शासन जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, कोई अंकुश ना हो, यानी शासक ही नीतियां बनाता था, कोई अंकुश ना होना। शासक ही नीतियां बनाता था, शासक ही नीतियों को लागू करता था और दंड भी प्रदान करता था, यानी उसके बाहर कुछ भी नहीं था। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस तरह से हम इसे निरंकुश शासन कहते हैं। और पूरे यूरोप में निरंकुश राजतंत्र कायम था। और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति की 1789 में। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा। और फ्रांसीसी क्रांति में सबसे प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो वह है फ्रांसीसी समाज। क्योंकि फ्रांसीसी समाज उस जमाने में जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, जो फ्रांसीसी समाज था तो वो 3 भागों में डिवाइड था फ्रांसीसी समाज। तो उसे अगर हम बात करें तो इसे एक जो है प्रथम स्टेट, पहला इसे प्रथम स्टेट कहा गया। दूसरा उसे द्वितीय स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय स्टेट। और तीसरा जो है उसे हम तृतीय स्टेट के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक स्टेट की अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक स्टेट में कौन कौन होते थे, इसमें पादरी वर्ग होता था। क्या होता था? पादरी वर्ग, यानी पुजारी, जो चर्च के अधिकारी, पादरी वर्ग। इसके बाद अगर हम बात करें जो जन्मजात, जो जिनको विशेषाधिकार मिलते थे, यानी जन्मजात जिनके पास विशेषाधिकार थे, वो लोग जो है इसमें शामिल होते थे प्रथम वर्ग में। दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें आते थे कुलीन वर्ग। कौन आते थे? कुलीन कुलीन वर्ग दूसरे वर्ग में आते थे। कुलीन वर्ग आप कह सकते हैं कि जो राजा के बिल्कुल करीबी होते थे, सामंत वर्ग को ही कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है। इसमें विशेष अधिकार वाले, विशेष जन्मजात अधिकार जिनके पास होते थे उनको इसमें शामिल किया जाता था। और सामंती विशेष अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, किसमें? द्वितीय वर्ग में। और तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो तीसरा वर्ग बहुत, इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे। तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें इसमें बड़े व्यापारी थे। राइट, इसमें बड़े व्यापारी हो गए, बड़े व्यापारी हो गए। ठीक है, वकील हो गए, दरबारी हो गए, डॉक्टर हो गए। तो इन सभी में तीसरे वर्ग में शामिल किया जाता था। इसमें किसान भी होते थे, किसान, शिल्पकार, शिल्पकार, जो बाकी बचे लोग थे सब तीसरे वर्ग में थे। किसान, ठीक है, नौकर, श्रमिक, भूमिहीन किसान, भूमिहीन किसान, श्रमिक, नौकर, दास, ये सब इसमें शामिल होते थे। तो ये सारी चीजें जो है इस प्रकार थी। अब जो फ्रांसीसी समाज था, जो प्रथम वर्ग था, ये प्रथम और द्वितीय वर्ग, इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। क्या दिए गए थे? इन्हें पूरी तरीके से विशेष अधिकार दिया गया था। और ये कर नहीं देते थे। इन्हें अधिकार तो प्राप्त था लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे। इन्हें किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, ये टैक्स फ्री थे। और जो तीसरा वर्ग था, इन्हें कोई भी विशेषाधिकार नहीं था और इनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, क्योंकि समाज में जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रांसीसी क्रांति का। तो मैंने अभी आप सभी बताया कि फ्रांस का जो समाज था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था और क्यों ये विभाजन का कारण बना, फ्रांसीसी क्रांति के कारण बना, क्यों, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को लेकर आप एक लाइक तो बनता ही है आप सभी का।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई फ्रांस की जो क्रांति है वो हुई कब, और वो कौन सी घटना थी जिससे जो फ्रांसीसी क्रांति जो हो जाती है, उसका भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लुई 16 के बारे में बात करेंगे, जो फ्रांस का शासक था, क्योंकि सभी मेन जड़ उसी से ही शुरुआत होती है, तो वो भी हम कवर करेंगे। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, वो कौन कौन से चरण थे जिससे फ्रांस की शुरुआत होती है। तो शुरुआत होती है 14 जुलाई से। कब होती है? 14 जुलाई। तो 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई 1789 में मॉर्निंग हुआ, सुबह क्या हुआ था कि जो फ्रांस का एक नगर है पेरिस, तो फ्रांस का एक नगर है पेरिस, तो पेरिस में जो है ना आतंक का माहौल था। यहाँ से एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि 14 जुलाई 1789 के सुबह फ्रांस के किस नगर में जो है आतंक का माहौल था, तो है पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब आतंक माहौल क्यों था? क्योंकि जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16, तो फ्रांसीसी क्रांति जो सबसे मेन जो है चीज़ वो कैरेक्टर है, तो फ्रांस का सम्राट था लुई 16। लुई 16 ने सेना का काम क्या होता है? सेना का काम होता है भाई बॉर्डर पर रक्षा करना। अब सेना जब शहर में घुस, यानी सेना का प्रवेश जो है शहर में कर दिया गया, तो लुई 16 ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। सेना को क्या कर दिया? शहर में घुसने का आदेश दे दिया। और अफवाह थी कि जो सेना है वो नागरिकों पर, जो नागरिक थे फ्रांस के आम नागरिक पर जो है वो गोली चला सकती है। और लगभग जो है इसी डर के मारे लगभग जो है 7,000 आसपास जो है 7,000 आसपास जो है महिला और पुरुष जो है लोग एकत्रित होते हैं। और टाउन हॉल जो वहाँ का था पेरिस में, जो टाउन हॉल था पेरिस में, एक हॉल था जिसे टाउन हॉल कहा जाता है, बहुत बड़ा सा जो है महल था। टाउन हॉल के पास लोग एकत्रित होते हैं और हथियारों के, वो भी जो 7,000 लोग थे वो सेना को मुकाबला करने के लिए क्या चाहिए, अब वो भी सेना का मुकाबला करने के हथियार तमाम प्रकार के संसाधन जुटाने लगे और इसी चीज को लेकर वो इधर उधर भागने लगे। और इसी बीच जो है वो पेरिस में, अगर हम बात करें तो पेरिस के पूर्वी नगर की तरफ, पेरिस में पूर्वी नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वहां पर एक किला था जो आतंक का प्रतीक था, उस किला का नाम था बास्तिल। बास्तिल का जो किला है वो आतंक का प्रतीक था। और जो आम नागरिक थे उनको पता था भाई इस किले में जो है काफी गोला बारूद मिल जाएगा, तो इस किले को अगर जीत लेंगे तो उनके पास भी हथियार हो जाएगा। तो जितने आम लोग थे उस किले में इकट्ठा होते हैं, किले में घुस जाते हैं और किले की दीवार को तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद जितना भी गोला बारूद था वहां पे वो लूट लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी सैनिक थे, ठीक है, सैनिकों को भी छुड़ा लिया गया। और इसी दौरान जो है जो बास्तिल किले का जो कमांडर था, बास्तिल किले का जो कमांडर, जो सैनिक कमांडर था, वो इस जो है छिटपुट में मारा जाता है। ठीक है, सम्राट जो है वो उसका जो है कमांडर जो है मारा जाता है। और जो कैदी यहाँ से छुड़ाए गए थे उनकी संख्या केवल कितनी थी? केवल 7 लोग यहाँ से छुड़ाए गए थे। और पूरे किले को जो है ढहा दिया गया, यानी जो किला तो पूरी तरीके से जो है समाप्त कर दिया गया। अब किले के जो अवशेष थे, उसके जो मृतभांड बचे, जो अवशेष बचे, उन अवशेषों को जो है बाजारों में लोगों को बेच दिया गया। ठीक है, ताकि लोग इस चीज को जो है काफी लंबे समय तक याद कर सकें, और लोगों ने इस चीज को खरीदा भी। तो यहाँ से जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और इस घटना के बाद जो है पूरी तरीके से जो है क्या होता है कि अधिकांश जगह कई दिनों तक ये घटना होती घटित होती रही। और अधिकांश जनता जो है पाव रोटी की महंगी कीमतों का भी विरोध कर रही थी। और इसके अलावा इतिहासकार बहुत सारी चीजें और बताते हैं जिसकी वजह से जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन कैरेक्टर है फ्रांस का, वह है लुई 16। तो लुई 16 के बारे में कुछ चीजें हम आपको कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुई 16। चलिए अब लुई 16 के पास चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्लियर देखिए लुई 16 कौन था? तो लुई 16 क्या था? फ्रांस का राजा था। क्या था ये? लुई जो 16 था वो फ्रांस का शासक था। और जो शासक था किस वंश का शासक था? तो लुई 16 जो था वो बुर्बो राजवंश का था। किसके वंश का था? तो ये बुर्बो राजवंश का शासक था। और ये जो है ना सन 1774 में फ्रांस का सम्राट बना। और उस समय इसकी आयु केवल कितनी वर्ष थी? 20 वर्ष थी। जब ये फ्रांस का सम्राट बनता है लुई 16, तो इसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था। यानी लुई 16 का जो विवाह था, इसका जो विवाह था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम है मेरी एंटोनेट। क्या नाम है? उस राजकुमारी का नाम है मेरी एंटोनेट।
एन, तो ये उस राजकुमारी का नाम है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ इसका विवाह हुआ था। और अगर हम बात करें तो जब उसका राजरोहण हुआ था, यानी जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, तो उसका पूरा राजकोष क्या था, खाली था। पूरा राजकोष पूरा ब्लैंक था, खाली था। और लंबे समय तक जो युद्ध चला था, फ्रांस का वित्तीय संसाधन जो है पूरी तरह के जो है वो क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। और इसके साथ साथ जो लुई 16 था वो पूरी तरह से क्या था, एक अयोग्य शासक था। वो अदूरदर्शी भी था और पत्नी का गुलाम था। शासन कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। और उसने राज्य का सारा काम ऐसे भ्रष्ट एवं स्वार्थी कर्मचारियों पर छोड़ रखा था, जिन्होंने जनता की भलाई की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और परिणाम स्वरूप जनता में दिन प्रतिदिन जो है असंतोष बढ़ता गया, और उसने शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और आप देख सकते हैं भाई, राजा का सबसे बड़ा उत्तरदायी क्या होता है, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि भाई अपनी प्रजा का देखभाल करना, प्रजा के लिए वो सारी नीतियां बनाना जिसके माध्यम से उनका विकास हो सके, उनके लिए पॉलिसी बनाना। लेकिन ये सब काम जो है लुई 16 नहीं कर रहा था। तो वो केवल और केवल भोग विलास के जीवन में व्यतीत था। और एक भी निर्णय वो अपने हिसाब से नहीं लेता था, सारा निर्णय वो अपनी पत्नी के आधार पर लिया करता था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 जो बुर्बो राजवंश के था। ठीक है। इसी बीच अगर हम बात करें, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और जनसाधारण बहुत दुखी थी, परंतु कुलीन वर्ग जो है ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहा था। और अंतर जनता ने सम्राट लुई 16 के विरुद्ध क्या कर दी, क्रांति का जो है बिगुल बजा दिया। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब इसके पीछे कई कारण थे, तो कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो लुई 16 जब राजगद्दी पर बैठा तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा शान शौकत वाला समझता था। वह विलासिता का जीवन जीता था। और इसी बीच उसने क्या किया, लुई 16 के शासनकाल में, तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस के द्वारा, फ्रांस तो पहले से कर्ज में था, है ना, राजकोष तो पहले खाली था। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने यूएस यानी यूएसए अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो है किसे छुड़ाया, उपनिवेशों को अपने शत्रु ब्रिटेन से जो है क्या कर लिया, आजाद कराने में सहायता दी, ब्रिटेन से आजादी दिलाने में सहायता दिलाई, सहायता की। अब भाई सहायता कैसे किया, कि पैसों से की जाए, क्योंकि आजादी तो ऐसे मिलेगी नहीं। तो फ्रांस और अमेरिका का एक साझा शत्रु था ब्रिटेन। तो फ्रांस ने अपनी साजिशों को दिखाने के लिए क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को किससे आजाद करा लिया, ब्रिटेन से आजाद करा लिया। अब भाई जब आजाद कराया जाता है तो ब्रिटेन को जो है फ्रांस ने क्या दिए, पैसे दिए। अब पैसे कहाँ से दिए, फ्रांस के पास तो पहले से बहुत सारा कर्ज था। अब फ्रांस ने जैसे तैसे जो है कर्ज लेकर जो है ब्रिटेन को उन पैसों दिया, और पैसों के माध्यम से इन 13 उपनिवेशों को छुड़ा लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्ध के चलते ही जो है फ्रांस पर पहले ही 10 अरब, युद्ध के चलते पहले फ्रांस पर 10 अरब जो है लिवरे, 10 अरब लिवरे, लिवरे क्या है, ये फ्रांसीसी मुद्रा, याद रखिएगा, लिवरे फ्रांसीसी एक मुद्रा है। तो 10 अरब लिवरे का भी अधिक जो है कर्ज जुड़ चुका था पहले से ही। और अब उसने 2 अरब लिवरे का बोझ और चढ़ गया, यानी 10 अरब पहले था और 2 अरब लिवरे और चढ़ गया, यानी 12 अरब लिवरे का जो है कर्ज जो है फ्रांस पर हो गया। और सरकार से कर्जदाता जो है 10% ब्याज की जो है मांग करने लगे, यानी जिन जिनसे फ्रांस के शासक लुई 16 ने कर्ज लिया था, अब वो 10% जो है कर्ज की मांग जो अपना प्रतिशत ब्याज की मांग करने लगे। और उस अब भाई कर्ज को चुकाने के लिए जो कर्ज, अगर फ्रांस का जो सम्राट था वो कर्ज नहीं देगा तो कर्ज की राशि दिन प्रतिदिन क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना, लगातार बढ़ती जाएगी। आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए, इस प्रकार से कर्ज बढ़ता जाता है। अब अब भाई लगातार जो है जब कर्ज नहीं चुका पा रहा था, तो अब कर्ज चुकाने के चक्कर में उसने तमाम प्रकार की चीजें बंद कर दी। जो जो सारी चीजें फ्रांस के लोगों को मिलती थी वो सारी बंद कर दी गई, सैनिकों की सारी चीजें बंद कर दी गई। अब धीरे धीरे क्या कर लिया गया, अब फ्रांस ने इस कर्ज को चुकाने के लिए एक तरकीब निकाली, और फ्रांस के शासक लुई 16 ने कर्ज का भार अब क्या कर दिया, भाई कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का भार बढ़ाया जाएगा। और कर्ज कौन चुकाता था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कर्ज का सारा भार किस पर होता था, तो कर्ज का जो सारा भार होता था वो तृतीयक स्टेट पे था, क्योंकि तृतीयक स्टेट जो प्राथमिक स्टेट था, जो द्वितीयक स्टेट था, वो कर्ज से मुक्त थे, सारा कर्ज इन्हीं से लिया जाता था, और सारा भार अब दोबारा से इन पर ही पड़ने वाला था। तो यहाँ से जो है कहानी की शुरुआत होने, मतलब कहानी शुरुआत बिगड़ने लगी। अब कहानी पूरी तरह बदल कब गई, जब लुई 16 ने क्या किया,
लुई 16 ने जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब स्टेट जनरल की बैठक से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि फ्रांस जो है, अगर हम बात करें पूरे तरीके से, यहाँ पर तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक है टाइद, टाइद और दूसरा है टाइल। टाइड और टाइल क्या है? टाइड की अगर हम बात करें तो टाइड जो है चर्च, चर्च जो है ना, चर्च किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था। चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा लिया जाता था, जिसे टाइड कहा जाता था। आप इसे धार्मिक कर भी कह सकते हैं। ये किसान द्वारा जो है, माफ कीजिएगा, चर्च द्वारा किसानों से धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। और ये इनकी उपज का 10वां भाग होता है, यानी किसानों की कुल उपज का 10वां भाग होता है टाइल जो चर्च वसूलता था। टाइल एक सामान्य कर था, यानी आप इसे प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। टाइल क्या था? ये प्रत्यक्ष कर था। और ये प्रत्यक्ष कर कौन वसूलता था? तो प्रत्यक्ष कर वसूलता था कौन? सरकार। ये डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, इसमें चर्च का कोई योगदान नहीं था। तो ये सारे के सारे जो टैक्स थे वो केवल चुकाते कौन थे? ये चुकाते थे प्राथमिक स्टेट और द्वितीयक स्टेट, है ना, तृतीयक स्टेट, माफ कीजिएगा, ये कौन चुकाते थे? केवल और केवल तृतीयक स्टेट। अभी हमने आपको बताया था। तो ये केवल और कर किससे लिया जाता था? तीसरे स्टेट से लिया जाता था। प्राथमिक और द्वितीयक जो स्टेट थे वो कर्ज से पूरी तरीके से अछूत थे, उनसे कर्ज लिया ही नहीं और टैक्स लिया ही नहीं जाता था। सारा टैक्स केवल, और टैक्स जो कर का भार था वो वहन कौन करता था? तृतीय स्टेट वहन करता था। ठीक है। इसी तरीके से अब धीरे धीरे फ्रांस की जनसंख्या भी लगातार बढ़ने लगी। सन 1715 से में जो फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, वो 1789 में जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो भाई जनसंख्या बढ़ गई लेकिन उत्पादन ना के बराबर था। और ये समस्या और विकराल रूप तब धारण कर लेती थी जब अकाल और वर्षा ना होने की वजह से मौसम खराब होने की, बारिश भी नहीं होती थी और फसल उत्पादन ना के बराबर होता था। तो दिन पर दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही थी और महंगाई को कम करने के लिए कोई तरीका सरकार द्वारा अपनाया नहीं जा रहा था और जीविका भी संकट में हो चुकी थी। ये तमाम प्रकार की सारी चीजें वहां पर होती रही। इसी बीच जो है अब सरकार को क्या लगने लगा था? अब भाई सरकार को लगने लगा कि भाई अब कुछ भी करके हमें क्या करना है? सरकार कुछ भी करके टैक्स बढ़ाना था। और टैक्स का भार किस पर बढ़ने वाला था? तीसरे स्टेट पर बढ़ने वाला था। अब प्राचीन अगर फ्रांस की बात करें तो प्राचीन फ्रांस में राजा अकेले दम पर जो टैक्स नहीं बढ़ा सकता था और टैक्स बढ़ाने के लिए उसे एक सभा बुलानी पड़ती थी जिसका नाम था स्टेट जनरल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम उसका है? स्टेटस जर्नल। इसे स्टेटस जर्नल भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेट्स जनरल क्या है। स्टेट्स जनरल की अगर हम बात करें, अब स्टेट जनरल क्या है? तो ये एक प्रतिनिधि सभा थी। क्या थी? ये एक प्रतिनिधि सभा थी, एक प्रतिनिधि सभा थी जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था। अब लुई 16 ने इस स्टेट जनरल की एक सभा बुलाई। किसने बुलाई? लुई 16 ने। क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने आपको सभी को पहले बताया कि फ्रांस में, प्राचीन फ्रांस में, फ्रांस का जो सम्राट था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था और उसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव को जो है समाहित करना होता था। ठीक है, स्टेट जनरल को बुलाकर अपने प्रस्ताव को जो है समाहित करना होता था। इसी बीच जो है अब जो ये स्टेट जनरल की जो संस्था थी ये बहुत पहले बुलाई गई। इसकी अंतिम बैठक, जो पहली बैठक थी, वो बुलाई गई थी 1614 में। उसके बाद से बैठक कभी बुलाई नहीं गई। अब फ्रांसीसी जो सम्राट था, फ्रांसीसी फ्रांसीसी सम्राट लुई 16, तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने इस सभा को 5 मई 1789 को, ठीक है, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की दोबारा बैठक बुलाई। यानी आखिरी बैठक बुलाई गई 1614 में। अब दोबारा से बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को। किसके द्वारा? लुई 16 के द्वारा। क्यों बुलाई गई? करों में वृद्धि करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो स्टेट जनरल था, तो स्टेट जनरल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसाई के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। किसको सजाया गया था? वारसाई में एक भवन था। ठीक है, कहाँ पर बैठक होती है? तो बैठक होती है, ये बैठक होती है वारसाई में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी बैठक कहाँ होती है?
वारसाई में एक बैठक होती है और इस पूर्व यहाँ पर एक महल उसको पूरी तरह से सजाया गया और यहाँ पर प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट सभी ने अपने अपने प्रतिनिधियों ने 300 प्रतिनिधि, 300 प्रथम स्टेट के थे, 300 द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठ गए। और तीसरे स्टेट की अगर बात करें जो तृतीय स्टेट था, और तृतीय स्टेट से यहाँ थे 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व था वो अपेक्षाकृत उनसे कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसमें किसान भी थे, औरत भी थे, कामगार भी थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे। लगभग अगर हम बात करें 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों मांगों की सूची बनाएगी जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी जो तृतीय स्टेट था इसमें जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लगभग 40,000 पत्र लेकर आए थे, 40,000 पत्र लेके जिसमें शिकायतें थी बहुत ज्यादा। और लेकिन स्टेट जनरल में क्या थी, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार क्या था कि प्रत्येक वर्ग को केवल एक मत देने का अधिकार था। केवल जो वर्ग था, चाहे वो यहाँ से प्रथम स्टेट की बात करें, द्वितीय स्टेट की बात करें, तृतीय स्टेट की बात करें, सभी को एक ही मत देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ देखिए जनसंख्या कम थी, लेकिन यहाँ जनसंख्या ज्यादा थी, तो जनसंख्या ज्यादा थी तो वोट का प्रतिशत भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन नियमों के अनुसार केवल एक ही मत जो यहाँ पर दे सकता था। इस बार भी लुईस सिक्सटीन इसी प्रथा का पालन करने के लिए जो है बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी 300 लोग ये मतदान करेंगे, 300 ये करेंगे, 600 ये करेंगे, वो तो पूरी सभा के द्वारा जो है मतदान होना चाहिए जिसमें से प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह मांग रखी किसने? तीसरे स्टेट के लोगों ने। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत भी था जिसे पहली बार अगर हम बात करें रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, रूसो एक बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो एक विचारक था, सामाजिक विचारक। तो रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया गया था। और जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। और यहीं से आप कह सकते हैं कि क्रांति की जो बागडोर जो है, क्रांति की शुरुआत होती है। और तीसरी जो प्रतिनिधि थे, जो ये तृतीय स्टेट जो प्रतिनिधि थे, उस सभा से निकलकर, इस सभा से निकलकर जो है ये क्या करते हैं, यहाँ से अपने आप को निकाल लेते हैं। इस सभा खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी के राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। अब मान लेते भाई ये तृतीय वर्ग था, ये जो तृतीय वर्ग था ये क्या मानते थे अपने आप को? संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। और 20 जून को क्या होता है? 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने? तृतीय स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यह दाना कि तृतीय स्टेट का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था मिराबियो। कौन कर रहे थे? मिराबियो। और दूसरे थे आबे सीए। मिराबियो और आबे सीए इस तृतीय वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो मिराबियो कौन था, इसके बारे में सारी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां से जो है एक पैम्पलेट भी छापी गई, पुस्तक भी छापी गई जिसमें तृतीय वर्ग ने अपने अधिकारों का वर्णन वहां पर किया था। इस तरीके से अगर हम बात करें पूरी तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरू जो बागडोर थी अब वो शुरू होने वाली थी। इसी भी 4 अगस्त 1789 की रात को क्या होता है? असेंबली ने कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का जो आदेश पारित किया और पादरी वर्ग लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। लेकिन क्या होता है कि धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो ये सारी जो चीजें हैं लगातार जो होती हैं क्रांति के कारण बनती हैं। तो यहीं से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अभी तक हमने आपको फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या रहा, प्रमुख कारण क्या था वो सारा बताया।
फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ है, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो इस पार्ट में हमने जो भी चीज़ें आप उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।